हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रशनीत मेडिकल एजुकेशन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे माइग्रेन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो माइग्रेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूरोवास्कुलर डिसऑर्डर है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। माइग्रेन क्या होता है? तो माइग्रेन हेडेक होता है, बट ये नॉर्मल हेडेक जैसा नहीं होता, बहुत सीवियर हेडेक होता है ये। तो माइग्रेन क्या होता है? एक सीवियर रिकरेंट हेडेक। रिकरेंट मतलब बार बार होना। तो नॉर्मल हेडेक क्या होता है कि कभी कभार हो गया हेडेक, दैट्स नॉर्मल, और वो थोड़े टाइम के लिए रहता है और फिर ठीक हो जाता है या फिर सोकर ठीक हो जाता है। लेकिन माइग्रेन क्या है? सीवियर हेडेक है जो कि बार बार होता है, रिकरेंट होता है। मतलब कई पर्सन्स में ये मंथ में 15 दिन से ज़्यादा भी होता है। तो मंथ में अगर 30 डेज है तो 15 दिन से ज़्यादा सिरदर्द ही है। एंड पल्सेटिंग या फिर थ्रॉम्बिंग हेडेक होता है ये, थ्रॉबिंग या फिर पल्सेटिंग। इसका क्या मतलब है कि सबसे पहले तो ये यूनिलेटरल हेडेक होता है। यूनिलेटरल हेडेक मतलब एक साइड पर होगा सिर के, जैसे कि यहाँ पर राइट साइड पर हो रहा है इस पर्सन को, तो एक साइड पर होगा। राइट पर भी हो सकता है, लेफ्ट पर भी हो सकता है। तो टेम्पोरल रीजन में एक साइड पर होगा, इसलिए इसको यूनिलेटरल कहते हैं। प्लस ये पल्सेटिंग या फिर थ्रॉबिंग होता है। पल्सेटिंग या थ्रॉबिंग का क्या मतलब है कि जैसे हमारी हार्ट बीट पल्स करती है, जैसे हमारी पल्स जो है वो बीट करती है, इसी तरह से ये जो हेडेक है ये भी पल्सेटिंग होता है। ये ऐसा लगता है कि सिर में कोई पल्स चल रही है, या फिर ये जो सिर दर्द है कभी बहुत ज़्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है। तो ये पल्सेटिंग हेडेक होता है। दैट में लास्ट फ्रॉम 4 to 72 आवर्स। तो 4 घंटे से लेके 72 आवर्स तक ये हेडेक हो सकता है। एंड जो माइग्रेन, क्रॉनिक माइग्रेन के पेशेंट होते हैं, उनको अगर ट्रीटमेंट ना दिया जाए तो ये वाकई में ही 72 आवर्स तक ये जो पेन है वो लास्ट करता है। नाउ ऑफन अकॉम्पनीड बाय, अब ये जो हेडेक है ये हेडेक तक ही सीमित नहीं रहता, वहीं तक नहीं रहता है, इसके साथ साथ और अदर सिम्टम्स भी आते हैं, जैसे कि नोजिया, वॉमिटिंग होना, फोटोफोबिया, लाइट से प्रॉब्लम होना, लाइट से सेंसिटिविटी होना, कि जैसे जो ब्राइट लाइट्स है उनकी तरफ उस टाइम पेशेंट देख नहीं पाता, तो लाइट से उसको प्रॉब्लम होती है, इरिटेशन होती है, लाइट से और ज़्यादा सिरदर्द होता है। फोनोफोबिया, साउंड से, अगर उसको उस टाइम पर माइग्रेन हो रहा है एंड आसपास कोई बोल रहा है तो उससे भी उसको और ज़्यादा इरिटेशन होती है, और ज़्यादा माइग्रेन होता है, और ज़्यादा हेडेक होता है। तो लाइट और साउंड से भी सेंसिटिविटी होती है, और बहुत सारे सिम्टम्स है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। नाउ इट इज़ अ न्यूरोवास्कुलर डिसऑर्डर। न्यूरोवास्कुलर मतलब ये नर्व्स, जो ब्रेन के जो नर्व्स हैं और जो ब्लड वेसल्स हैं उसको अफेक्ट करता है, इन विच blood vessels and nerves in the brain become irritated और overstimulated। इसमें क्या होता है, जो ब्रेन की जो नर्व्स हैं, नसें हैं, और जो ब्लड वेसल्स हैं वो क्या हो जाती हैं, इरिटेट हो जाती हैं और ओवर स्टिमुलेट हो जाती है। तो जो माइग्रेन के जो पेशेंट्स हैं, जो माइग्रेन क्या है, एक टेंडेंसी है। टेंडेंसी का मतलब कि ये जो पर्सन होते हैं इनका जो ब्रेन है वो ज़्यादा स्टिमुलेट होता है ट्रिगर से, एज कंपेयर टू अदर। जो नॉर्मल है, जिनको माइग्रेन नहीं है, उनका ब्रेन क्या है, ट्रिगर से स्टिमुलेट नहीं होता। लेकिन माइग्रेन के पर्सन क्या हैं, वो जो भी ट्रिगर्स हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे क्या क्या ट्रिगर्स होते हैं, उनसे उनका ब्रेन क्या है, इरिटेट हो जाता है और ओवर स्टिमुलेट हो जाता है, रिएक्ट करता है ब्रेन। तो लीडिंग टू इंटेंस पेन। अब जब नर्व्स जो है इरिटेट होंगी तो पेन सेंसेशन आएगी, पेन होगी। ब्लड वेसल्स इरिटेट होंगी, ओवर स्टिमुलेट होंगी। यहाँ पर ब्लड वेसल्स क्या होता है, डायलेट हो जाती है, बहुत ज़्यादा ओवर डायलेट हो जाती हैं, जिसके कारण क्या होता है, इंटेंस पेन होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, और जो अदर सिम्टम्स हैं वो भी आते हैं। माइग्रेन इज अ कॉमन कॉज ऑफ डिसेबिलिटी एंड लॉस ऑफ वर्क। जो माइग्रेन के जो पेशेंट्स होते हैं ये बहुत कॉमन कॉज है माइग्रेन, वर्क ना कर पाने का। तो जो भी वर्क करते हैं उनकी आमतौर पर जो छुट्टी है, जो सिक लीव लेनी पड़ती है, उनको माइग्रेन के कारण लेनी पड़ती है, क्योंकि जो क्रॉनिक माइग्रेन के पेशेंट हैं जिनको माइग्रेन होता है, ये इतना इंटेंस हेडेक होता है कि ये वर्क पर फोकस नहीं कर पाते। तो ये क्या है, डिसेबिलिटी एंड लॉस ऑफ वर्क का मेन कोज है। डिसेबिलिटी क्यों? क्योंकि इस टाइम पर जो पर्सन है वो इतना इरिटेट हो जाता है, उसको इतना ज़्यादा हेडेक हो रहा होता है कि उसको बेड से उठने का भी मन नहीं करता। तो ये एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है माइग्रेन की। नाउ इसके ट्रिगर्स क्या होते हैं? ट्रिगर्स मैंने बहुत सारे हैं इसके ट्रिगर्स। अब ट्रिगर्स मैंने ऑलरेडी बताया कि जो माइग्रेन का जो ब्रेन होता है, जो माइग्रेन पर्सन्स होते हैं उनका जो ब्रेन होता है वो क्या, उसकी एक टेंडेंसी रहती है इन ट्रिगर से स्टिमुलेट हो जाने की। तो ओवर स्टिमुलेट हो जाती है नर्व्स और ब्लड वेसल्स। नाउ हंगर और फास्टिंग और स्किपिंग मील्स, ये जो पेशेंट्स हैं ये फास्ट नहीं रख पाते, क्योंकि अगर ये भूखे रहते हैं, इनको भूख लग जाए और उस
टाइम पर खाना इनको ना मिले, जैसे इनका एक रूटीन होता है, फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने 7 बजे ब्रेकफास्ट किया है तो उनको 2 बजे या फिर 1 बजे एक रूटीन है कि उस टाइम पर लंच करना ही करना है। ऐसे ही जो डिनर है वो उनको 7 या 8 बजे करना ही करना है। तो अकॉर्डिंग टू द पर्सन एक टाइम टेबल, एक रूटीन सेट हो रखी होती है। और अगर उस टाइम पर उसको खाना नहीं मिलता और उसको भूख लग गई है, तो भूख लग गई और खाना नहीं मिला तो वो एक ट्रिगर है, उसका माइग्रेन अटैक स्टार्ट हो जाएगा। ब्रेन उसके लिए ओवर एक्टिविटी स्टार्ट कर देगा, ओवर स्टिमुलेट हो जाएगा। तो हंगर, भूख लगना, फास्टिंग, तो फास्ट ये पेशेंट नहीं रख पाते क्योंकि इनका माइग्रेन का अटैक शुरू हो जाता है। और ये अगर अटैक शुरू हो गया, लाइक आई ऑलरेडी सेड कि ये 72 आवर्स तक ये पेन जाता है। एंड स्किपिंग मील्स, मील को स्किप ये कर ही नहीं सकते। अगर इन्होंने मील को स्किप कर दिया तो डेफिनेटली माइग्रेन ट्रिगर हो जाएगा। उसके बाद आता है अल्कोहल और कैफीन। अगर ये अल्कोहल लेते हैं और कैफीन ज़्यादा लेते हैं, टी, कॉफ़ी, तो भी माइग्रेन ट्रिगर हो जाता है। क्योंकि ये सभी क्या है, ये सभी ट्रिगर्स हैं, ये सभी ब्रेन की जो आर्टरीज हैं, नर्व्स हैं, उनको ट्रिगर कर देते हैं। ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती हैं, सेरोटोनिन लेवल फॉल हो जाता है। उसके बाद अल्कोहल जो है वो डिहाइड्रेशन भी करती है। डिहाइड्रेशन से क्या होता है कि ब्रेन की जो नर्व्स हैं वो इरिटेट हो जाती है इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस होने के कारण। देन लैक ऑफ स्लीप, अगर इनकी नींद पूरी नहीं होती, इरेगुलर स्लीप है, अगर स्लीप पैटर्न इरेगुलर है, सपोज ये रात को इतने बजे सोते हैं तो इनको इतने बजे सोना ही है, अगर ये लेट हो जाते हैं या इनको स्लीप नहीं मिलती तो भी इनका माइग्रेन जो है वो ट्रिगर हो जाता है। टेंशन, स्ट्रेस या फिर एंजाइटी, अगर इनको कोई स्ट्रेसफुल इवेंट आ गया, कोई टेंशन हो गई, कोई एंजाइटी हो गई, तो ये जो माइग्रेन है और ज्यादा ट्रिगर होता है और ज्यादा वर्स हो जाता है। अगेन सेरोटोनिन का यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सेरोटोनिन एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है। ये जो सेरोटोनिन होता है ये हमारे मूड को रेगुलेट करता है, मूड को हैप्पी रखता है, मूड को काम करता है, हमको इमोशनली स्टेबल रखता है, साथ में ये स्लीप में भी हेल्पफुल होता है। तो ये जो सेरोटोनिन जो है इसका यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यहाँ पर माइग्रेन में क्या होता है, सेरोटोनिन लेवल ड्रॉप हो जाता है। तो टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी ये सभी इस चीज़ों को कंट्रीब्यूट करते हैं, सेरोटोनिन को ड्रॉप करते हैं। साथ में ही क्या होता है कि जो नर्व्स और ब्लड वेसल्स है वो ब्रेन की इरिटेट होती हैं। देन हार्मोनल चेंजेस, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या होता है, इसको मेंस्ट्रुअल माइग्रेन भी कहते हैं। तो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, जब विमेन को जो है मेंस्ट्रुएशन आने वाली होती है तो उसके थोड़े दिन पहले, 2 या 3 दिन पहले या फिर ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, हेडेक स्टार्ट हो जाता है, माइग्रेन स्टार्ट हो जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि जो एस्ट्रोजन का जो लेवल है, एस्ट्रोजन का लेवल जब इरेगुलर होता है या बहुत ज़्यादा डिक्लाइन होता है, ये बहुत ज़्यादा हाई जाता है तो भी माइग्रेन ट्रिगर होता है। सेम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पर अगर कोई है तो भी हॉर्मोन्स का इम्बैलेंस के कारण, ओव्यूलेशन के ड्यूरिंग या फिर प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग भी एस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई जाता है। तो ये जो हार्मोनल फ्लक्चुएशंस है इनके कारण होता है। देन आते हैं बहुत सारे फूड, कुछ फूड्स भी ऐसे होते हैं जिनके कारण माइग्रेन ट्रिगर हो जाता है। तो जो माइग्रेन जो पेशेंट होते हैं वो एक डायरी बनाकर रखते हैं कि उनको इन फूड से माइग्रेन ट्रिगर होता है। जैसे कि फूड, जैसे कि चीज़ हो गया, चॉकलेट हो गई, एमएसजी क्या होता है, ये जो चाइनीज़ फूड्स होते हैं इनमें ये डाला जाता है फ्लेवर को एनहांस करने के लिए। प्रोसेस्ड मीट जैसे कि सॉसेजेस हो गए, सलामी हो गई। सो ये जो चीज़ें हैं और बहुत सारी चीज़ें, जैसे बहुत ज़्यादा फर्मेंटेड फूड जो होता है वो भी समटाइम्स ट्रिगर कर देता है माइग्रेन को। तो ऑलरेडी माइग्रेन पेशेंट्स को पता होता है कि ये फूड हमको ट्रिगर कर रहे हैं माइग्रेन। देन सेंसरी स्टिमुलाई जैसे कि ब्राइट लाइट या फिर ब्राइट लाइट जैसे कि सूरज की रोशनी, सन में नहीं बैठ सकते ये पेशेंट, अगर सन में ये बैठ जाते हैं तो भी इनका माइग्रेन ट्रिगर हो जाता है। साथ में ही अगर कोई ब्राइट लाइट है तो भी ट्रिगर हो जाता है। सन में इसलिए भी हो जाता है क्योंकि डिहाइड्रेशन के कारण, प्लस फोटोफोबिया है, इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस हो जाते हैं। स्ट्रॉन्ग स्मेल्स, जो इनको स्मेल से भी प्रॉब्लम होती है, जो ऑर्डर स्ट्रॉन्ग होते हैं, जैसे कि कोई स्ट्रॉन्ग परफ्यूम है या फिर स्ट्रॉन्ग स्मेल है, तो जैसे ही वो स्मेल करेंगे उनका जो माइग्रेन है वो ट्रिगर हो जाएगा। वेदर चेंजेस, समटाइम्स वेदर चेंजेस के कारण भी होता है। ब्राइट सनलाइट, वेदर चेंजेस जैसे कि अगर रेनी सीजन है तो उसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहती है, ऑक्सीजन का लेवल जो है कॉन्सेंट्रेशन कम रहता है। एक्सट्रीम विंड हो गया, एक्सट्रीम कोल्ड हो गया, तो ये सभी चीज़ें बहुत सारे ट्रिगर्स होते हैं माइग्रेन के, जिससे माइग्रेन ट्रिगर होता है। तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, सेरोटोनिन के लेवल को डिस्टर्ब करती हैं, ब्रेन की जो नर्व्स हैं उनको ओवर स्टिमुलेट कर देती हैं, एंड जो ब्लड वेसल्स हैं उनको डायलेट कर देती है ब्रेन की। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, एग्जैक्टली इसमें क्या हो रहा है, तो देखो
स्टेप 1 क्या है, ट्रिगर्स हो गए, जैसे कि स्ट्रेस हो गया, हॉर्मोन्स हो गए, फूड, जो भी हमने ट्रिगर्स पीछे पढ़े हैं, ये सभी ट्रिगर्स क्या करते हैं, ब्रेन को ट्रिगर करते हैं, जिससे क्या होता है, ब्रेन ओवर एक्साइटेड हो जाता है एंड एबनॉर्मली रिएक्ट करता है। अब इसमें मेन चीज यही है, ब्रेन की ओवर एक्साइटमेंट इन ट्रिगर्स के लिए। अब स्टेप 2 क्या है, नर्व एक्साइटेशन, नर्व्स का एक्साइटेड होना। अब यहां पर क्या होता है, नर्व के एक्साइटेशन के कारण, देखो माइग्रेन बिगिंस व्हेन देयर इज एन एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द ब्रेन। माइग्रेन तब शुरू होता है कि ये ट्रिगर्स आए और ब्रेन में एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हुई। अब इससे क्या होता है, ये जो एक्साइटेशन है, ये जो ओवर स्टिमुलेशन है या फिर एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, ये पूरे जो ब्रेन का जो कॉर्टेक्स एरिया है, जो आउटर वाला पार्ट है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, उसमें ये स्प्रेड हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्टिकल स्प्रेडिंग डिप्रेशन बोलते हैं। इससे क्या होता है, इससे ऑरा आता है। ऑरा, माइग्रेन वाले जो पेशेंट होते हैं उनको, कई पेशेंट्स को ऑरा होता है, ऑरा के सिम्टम्स आते हैं, जिसको ऑरा कहते हैं। अब ये हर किसी को नहीं होता, कुछ पेशेंट्स को ही होता है। अब इससे क्या होता है, ब्रेन फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है और जिससे ऑरा आता है। ऑरा के सिम्टम्स क्या होते हैं, जैसे कि फ्लैशिंग लाइट, जैसे कि लाइट्स दिखना, जैसे कि लाइट्स फ्लैश कर रही है, इस तरह की चीजें दिखना, नंबनेस, इसके अलावा जिगजैग लाइंस दिखना, टिंगलिंग सेंसेशन होना, नंबनेस होना, स्पीच डिफिकल्टी होना, बोलने में प्रॉब्लम होना, या फिर वर्ड्स नहीं मिलना, कंफ्यूजन होना, दूसरे की बात समझने में प्रॉब्लम होना। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको ऑरा बोलते हैं, जो कि माइग्रेन पेशेंट्स को होता है, सारों को नहीं, कई पेशेंट्स को होता है। तो ये नर्व एक्साइटेशन कई उसमें होती है, जिसमें ओरा जो सिम्टम है वो कई पेशेंट को होता है, सबको नहीं होता। तो ये भी हो सकता है। या फिर स्टेप 3, अब जिनको ये नहीं होता तो उनके डायरेक्ट स्टेप 3 पर हम जाते हैं, वो क्या है, ट्राइजेमिनल नर्व, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्रेनियल नर्व 5th होती है, ट्राइजेमिनल नर्व। अब ये ट्राइजेमिनल नर्व, इसका रोल क्या है, ये जो मेन जो पेन की जो नर्व है हमारे हेड और फेस के लिए, ये है ट्राइजेमिनल नर्व। दोनों साइड होती है, लेफ्ट साइड भी होती है, राइट साइड भी होती है। तो ये जो ट्राइजेमिनल नर्व है, यहाँ पर ये एक्टिवेटेड हो जाती है माइग्रेन वाले पेशेंट की, और यही है पेन की नर्व हेड और फेस की। तो इससे क्या होता है कि जब ये एक्टिवेट होती है ट्राइजेमिनल नर्व इन सभी चीजों से, तो क्या होता है, ये न्यूरोपेप्टाइड्स रिलीज करती है। न्यूरोपेप्टाइड्स मतलब वो केमिकल, जैसे कि कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड, CGRP, कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड, सब्सटेंस P एंड न्यूरोकाइनिन A, ये सभी केमिकल्स क्या करते हैं, ये ब्रेन में इंफ्लामेशन करते हैं, ब्रेन की ब्लड वेसल्स को, नर्व्स को इंफ्लेम्ड करते हैं, और क्या करते हैं, वेजोडाइलेशन करते हैं, ब्लड वेसल्स को, जो सेरिब्रल ब्लड वेसल्स है, जो ब्रेन की ब्लड वेसल्स है, उनको डायलेट कर देते हैं। अब इससे क्या होता है, इसको बोलते हैं न्यूरोजेनिक इन्फ्लामेशन, मतलब ब्रेन की नर्व्स में इन्फ्लामेशन होना। अब जो अगर यहाँ पर इन्फ्लामेशन होगी और वेजोडाइलेशन होगी, ब्लड वेसल्स डायलेट होंगी, तो वहां जो नर्व एंडिंग्स हैं वो क्या हो जाएंगी, इरिटेट हो जाएंगी। सो नर्व एंडिंग्स अराउंड दीज वेसल्स, ये क्या करती, इरिटेट होती हैं और पेन सिग्नल भेजती हैं, किसको, ब्रेन स्टेम को। तो ब्रेन स्टेम को पेन सिग्नल जाता है, जिससे माइग्रेन का अटैक शुरू हो जाता है। अब ब्रेन स्टेम में ही क्या है, हमारा जो वॉमिटिंग सेंटर है वो भी वहीं पर है। तो वॉमिटिंग और नोजिया की सेंसेशन भी इसीलिए आती है माइग्रेन के साथ। अब स्टेप 4 क्या है, अब यहां पर क्या होता है, ये तो हो गया, ट्राइजेमिनल नर्व एक्टिवेट होगी, वेजोडाइलेशन हो गई, ब्लड वेसल्स डायलेट हो गए, माइग्रेन अटैक शुरू हो गया। माइग्रेन शुरू होते ही क्या होता है, सेरोटोनिन, जो कि 5-HT जिसको बोलते हैं, सेरोटोनिन मैंने आपको बताया न्यूरोट्रांसमीटर, जो कि हमारे मूड को काम रखता है, मूड को हैप्पी रखता है, इमोशनल स्टेबिलिटी देता है, स्लीप को रेगुलेट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। साथ में ही ये ब्लड वेसल्स जो होती हैं उनकी टोन को स्टेबल रखता है, कि वो बहुत ज्यादा डायलेट ना हो जाए, बहुत ज्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट ना हो जाए। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, माइग्रेन में ये जो सेरोटोनिन है, इसका जो लेवल है वो ड्रॉप हो जाता है, इसका लेवल गिर जाता है। इससे क्या होता है कि ब्लड वेसल्स की जो टोन है वो नहीं रह पाती। साथ में ही वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेन सिग्नल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सेरोटोनिन जो पेन की जो परसेप्शन है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब इसका लेवल ड्रॉप होगा तो ब्लड वेसल की जो टोन है वो मेंटेन नहीं रहेगी, ब्लड वेसल्स और ज्यादा डायलेट हो जाएंगे, जिससे वेजोडाइलेशन और ज्यादा बढ़ेगा और पेन की परसेप्शन और ज्यादा आएगी, और इससे क्या होगा, जो हेडेक है वो और ज्यादा वर्स हो जाएगा। तो ओवरऑल यहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। फर्स्ट क्या हो रहा है, ट्रिगर्स आ रहे हैं, ब्रेन ओवर एक्साइटेड हो रहा है, नर्व की एक्साइटेशन के कारण क्या हो रहा है, कॉर्टिकल स्प्रेडिंग डिप्रेशन हो रहा है,
जिन पेशेंट में ओरा होता है उनमें कॉर्टिकल स्प्रेडिंग डिप्रेशन होता है। एक्टिवेटेड ट्राइजेमिनल नर्व एक्टिवेट होती है। साथ में ही जो सेरोटोनिन है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि सेरोटोनिन जो है ब्लड वेसल की टोन को भी मेंटेन करता है, लेकिन इसका लेवल ड्रॉप होने से ब्लड वेसल्स और डायलेट हो जाती हैं, जिसके कारण जो हेडेक है वो और ज्यादा वर्स हो जाता है। क्या हो रहा है, माइग्रेन और ज्यादा वर्स हो रहा है। और माइग्रेन क्योंकि सेरोटोनिन क्या है, पेन की परसेप्शन, पेन सिग्नल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो बहुत सारी जो मेडिसिन हैं जो माइग्रेन के लिए देते हैं वो सेरोटोनिन पर एक्ट करती हैं ताकि सेरोटोनिन और ज्यादा अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके। सेरोटोनिन रिसेप्टर्स पर एक्ट करती हैं ताकि सेरोटोनिन वहां जाकर अपना फंक्शन प्रॉपर कर पाए। वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। अब कोजेस क्या है, हमने पढ़ लिया। न्यूरोवास्कुलर कोज है, जो इंट्राक्रेनियल जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाती हैं और जो ट्राइजेमिनल नर्व है वो ट्रिगर हो जाती है। जेनेटिक फैक्टर्स इसमें होते हैं 60 to 70% कि जिन फैमिलीज में ये रन करता है, तो लाइक फैमिली हिस्ट्री है किसी की माइग्रेन की या फिर सेंसिटिव ब्रेन की जो कि ओवर स्टिमुलेट हो सकता है, तो ये आगे फैमिली में रन करता है। या फिर हेमीप्लेजिक माइग्रेन। हेमीप्लेजिक माइग्रेन क्या होता है कि इसमें माइग्रेन के साथ साथ एक साइड पैरालाइज हो जाती है बॉडी की, लेकिन ये रिवर्सिबल होता है, ये परमानेंट नहीं होता। जैसे ही माइग्रेन ओवर होता है तो ये अपने आप नॉर्मल भी हो जाता है, तो ये फुली रिवर्सिबल होता है। तो ये जीन की म्यूटेशन के कारण होता है। कुछ जीन्स होते हैं जैसे कि ये वाले 3 जीन्स होते हैं जिनमें म्यूटेशन मतलब चेंजेस के कारण हेमीप्लेजिक माइग्रेन होता है, जिसमें साथ में पैरालाइज भी होता है। देन आता है सेरोटोनिन का ड्रॉप, ये हमने पढ़ लिया, और हार्मोनल फ्लक्चुएशन, हार्मोन्स का इम्बैलेंस के कारण होता है। अब टाइप्स ऑफ माइग्रेन क्या होते हैं, एक होता है माइग्रेन विदाउट ओरा, मतलब उसमें ओरा नहीं आता, जो मैंने आपको ओरा बताया था। ये सबसे कॉमन टाइप है, 75% केसेस में यही वाला होता है। ये क्या होता है, रिकरेंट, जो भी हमने अभी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, यूनिलेटरल एक साइड पल्सेटिंग या फिर थ्रॉबिंग, जो कि 4 घंटे से 72 आवर्स तक रहता है, कोई भी वार्निंग साइन नहीं होता। एग्रावेट्स बाय फिजिकल एक्टिविटी, इसमें अगर कोई पर्सन एक्सरसाइज कर लेता है या फिर कोई ऐसी फिजिकल एक्टिविटी कर देता है जिसमें बहुत सारी एनर्जी लग रही है, तो ये और ज्यादा वर्स हो जाता है माइग्रेन। एसोसिएटेड विद नोजिया, साथ में ही नोजिया होना, वॉमिटिंग होना, फोटोफोबिया, लाइट से इरिटेशन होनी, साउंड से इरिटेशन होनी, तो ये है कॉमन माइग्रेन जो कि 75% पीपल को होता है। अब उसके बाद आता है माइग्रेन विद ओरा। विद ओरा मतलब साथ में ओरा भी आएगा, ये क्लासिक माइग्रेन जिसको बोलते हैं। ओरा का जो फेस है, ओरा हमने पढ़ लिया अभी। ओरा क्या होता है, विजुअल और सेंसरी डिस्टर्बेंस। विजुअल या फिर सेंसरी मतलब कि जो विजन में कुछ चीजें नजर आती हैं, जैसे कि फ्लैशेस। फ्लैशेस मतलब लाइट्स फ्लैश हो रही है, जैसे उस तरह की जिगजैग लाइंस दिखती हैं। टिंगलिंग, नंबनेस, टिंगलिंग सेंसेशन होना, नंब होना, और स्पीच डिस्टर्बेंस मतलब वर्ड्स नहीं मिलना, कंफ्यूजन होना वर्ड्स में, वर्ड समझ नहीं आना, वो सभी चीज़ें। और ये 55 to 60 मिनट्स तक रहता है ओरा, मतलब 1 घंटे तक रहता है मैक्स। उसके बाद ये ओरा खत्म हो जाएगा, ये फुली रिवर्सिबल होता है, ये ऐसे ही नहीं रहता। जब ये जो ओरा का जो टाइम है, ये फेज होता है, 5 to 60 मिनट्स तक ये रहता है, उसके बाद ये ठीक हो जाता है। उसके बाद क्या स्टार्ट होता है, यही वाले माइग्रेन स्टार्ट हो जाता है। जो भी ये माइग्रेन के जो सिम्टम्स है ये स्टार्ट हो जाते हैं, और जो करेक्टरिस्टिक जो माइग्रेन है वो स्टार्ट हो जाता है ओरा के खत्म होने के बाद। तो ये ओरा जो है वो यहाँ जब माइग्रेन शुरू हो जाता है तो खत्म हो जाता है, या फिर ड्यूरिंग माइग्रेन या फिर माइग्रेन के एंड तक ओरा जो है फुली रिवर्सिबल होता है। तो ओरा फेज क्या होता है, फुली रिवर्सिबल होता है। उसके बाद आता है साइलेंट माइग्रेन। साइलेंट माइग्रेन में क्या आता है, जो ओरा है वो रहता है, साथ में कंफ्यूजन रहती है, लेकिन इसमें हेडेक नहीं रहता। ये एल्डरली पेशेंट में कॉमनली होता है। उसके बाद आता है हेमीप्लेजिक माइग्रेन। हेमीप्लेजिक मैंने आपको बताया कि टेम्पररी पैरालाइज या फिर वीकनेस हो जाएगी एक साइड पर बॉडी की, ये भी रिवर्सिबल होता है, और 24 आवर्स 24 घंटे या कुछ मोर घंटों तक ये रहता है पैरालाइज या फिर वीकनेस, और साथ में ही इसमें हेडेक भी होता है माइग्रेन वाला। ये जेनेटिक टाइप होता है कि अगर फैमिली में रन कर रहा है, या फिर स्पोरेडिक मतलब अपने आप भी ये स्पॉन्टेनियसली स्टार्ट हो सकता है। जो जीन्स में जो मैंने चेंजेस आपको बताए थे, जो अभी जीन्स हमने पीछे पढ़े थे कोजेस में, उनके कारण ये होता है। देन आता है वेस्टिब्युलर माइग्रेन। वेस्टिब्युलर माइग्रेन में क्या होता है, चक्कर आते हैं, वर्टिगो या फिर डिजीनेस होता है। तो चक्कर आते हैं, इम्बैलेंस रहता है, ये कुछ मिनट से 3 डेज के लिए रह सकता है। उसके बाद आता है क्रॉनिक माइग्रेन। क्रॉनिक माइग्रेन हम किसको कहते हैं, जब उसका जो हेडेक है वो 1 महीने में 15 दिन से ज्यादा रह रहा है, 1 मंथ में 15 डेज से अगर ज्यादा रह रहा है,
और कितने मंथ्स तक, एटलीस्ट 3 मंथ्स तक अगर ऐसा ही हो रहा है तो हम उसको क्रॉनिक माइग्रेन कहते हैं, विद माइग्रेन फीचर्स ऑन एटलीस्ट 8 ऑफ दोज डेज, और जिसमें कम से कम 8 दिन में उसको प्रॉपर माइग्रेन अटैक के जो फीचर्स है वो आ रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रॉनिक माइग्रेन कहते हैं। देन आता है मेंस्ट्रुअल माइग्रेन। अगेन मेंस्ट्रुअल माइग्रेन जो हार्मोनल फ्लक्चुएशंस के कारण होता है, एस्ट्रोजन की फ्लक्चुएशन के कारण होता है, वो 2 to 3 डेज बिफोर मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने से पहले, 2-3 डेज आफ्टर पीरियड स्टार्ट, मतलब कि पहले भी हो सकता है, ड्यूरिंग भी हो सकता है, और मेंस्ट्रुएशन खत्म के होने के 3 दिन तक ये जो एस्ट्रोजन की फ्लक्चुएशन के कारण ये माइग्रेन होता है। उसके बाद आता है स्टेजेस ऑफ माइग्रेन। सबसे पहले आता है प्रोड्रोम स्टेज। प्रोड्रोम स्टेज में क्या होता है कि ये कुछ घंटे या फिर कुछ दिन पहले, जब एक्चुअल जो हेडेक स्टार्ट होता है, जो माइग्रेन स्टार्ट होता है, उससे कुछ घंटे या फिर दिन पहले ये कुछ सिम्टम स्टार्ट होते हैं, जैसे कि मूड चेंज, उस पर्सन का मूड चेंज हो जाता है, इरिटेट हो जाता है पर्सन, क्रेविंग्स होती है, उसको कुछ कुछ खाने का मन करता है, और नेक में स्टिफनेस आती है। उसके बाद नर्सिंग फोकस क्या रहेगा, अर्ली साइंस को आइडेंटिफाई करना और ट्रिगर्स को रिड्यूस करना पहले ही। देन आता है ओरा फेस। ओरा फेस हर किसी में नहीं होता, मैंने पहले ही बताया, कुछ कुछ पेशेंट्स में होता है, जैसे कि इसमें विजुअल और सेंसरी चेंजेस आएंगे, वही जिगजैग लाइंस, फ्लैशिंग लाइट्स, नंबनेस, एफेजिया। एफेजिया मतलब स्पीच में प्रॉब्लम आएगी, और इन पेशेंट को हमको बिल्कुल काम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना होता है, डार्क रूम, कोई भी साउंड ना हो पास, प्रॉपर काम इन्वायरमेंट इनके लिए होना चाहिए। अब यहाँ पर ये जो ऑरा फेज भी है, ये भी फुली रिवर्सिबल होता है वंस माइग्रेन ओवर हो गया। देन है हेडेक फेज। हेडेक फेज अब कई क्या है, प्रोड्रोम से सीधा हेडेक पे आते हैं, कईयों को प्रोड्रोम देन ओरा एंड देन हेडेक स्टार्ट होता है। तो सीवियर यूनिलेटरल पेन होगा, एक साइड होगा, राइट साइड होगा या फिर लेफ्ट साइड होगा, विद नोजिया एंड वॉमिटिंग, साथ में नोजिया एंड वॉमिटिंग होगा, सेंसिटिविटी होगा लाइट एंड साउंड से, और जो भी हम आगे साइन एंड सिम्टम्स पढ़ेंगे। देन आता है एडमिनिस्टर मेडिकेशन, डार्क क्वाइट रूम, उसको मेडिसिन देनी है, क्वाइट रूम देना है, क्योंकि ये क्या है, हेडेक फेज क्या है, ये माइग्रेन अटैक है प्रॉपर, तो ये अभी मैंने बताया कि जैसे 4 से 72 आवर्स तक रहेगा, तो इसमें मेडिसिन देनी ही पड़ती है, अदरवाइज ये नॉर्मल जो है नहीं हो पाता। अब इसमें ऐसा भी है, जितनी जल्दी मेडिसिन दोगे उतनी जल्दी रिलीफ मिलेगा, अगर लेट करोगे जितना उतनी प्रॉब्लम आएगी रिलीफ में। देन आता है पोस्ट्रोम। पोस्ट्रोम मतलब हेडेक फेज के बाद जब माइग्रेन ठीक हो जाता है, मतलब हेडेक ठीक हो गया, तो हेडेक ठीक होने के बाद भी इन पेशेंट को क्या रहता है, फटीग रहता है, थकावट रहती है, कंफ्यूजन रहती है, इरिटेबिलिटी रहती है, आफ्टर हेडेक इरिटेटेड रहते हैं ये। अब इनको प्रॉपर रेस्ट और हाइड्रेशन देना होता है इस फेज में। साइन एंड सिम्टम्स क्या आते हैं, सबसे पहले यूनिलेटरल थ्रॉबिंग या फिर पल्सेटिंग पेन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऐसे पल्सेटिंग पेन होता है, दैट वर्सन विद फिजिकल एक्टिविटी के साथ ये और ज्यादा वर्स हो जाता है। समटाइम्स कैन शिफ्ट साइड्स, मतलब कि जरूरी नहीं कि आपको सिर्फ राइट साइड ही होगा, जो माइग्रेन पेशेंट है कई बार उनको लेफ्ट साइड भी हो सकता है, कई बार राइट साइड भी होता है, लेकिन एक ही साइड पर होता है, बहुत रेयर होता है कि बाइलेटरल भी हो जाता है। देन आता है मॉडरेट टू सीवियर इंटेंसिटी का, ये होता है, कम तो बिल्कुल नहीं होता, मॉडरेट टू सीवियर इंटेंसिटी का ही होता है। लास्ट 4 to 72 आवर्स इफ अनट्रीटेड, अगर मेडिकेशन नहीं दी जाती तो 4 से 72 आवर्स तक ये रहता है। एसोसिएटेड सिम्टम्स क्या है, नोजिया और वॉमिटिंग रहेगी ड्यू टू एक्टिवेशन ऑफ ब्रेन स्टेम वॉमिटिंग सेंटर, जो वहां पर वॉमिटिंग सेंटर है ब्रेन स्टेम में वो एक्टिवेट हो जाता है इसलिए। फोटोफोबिया, लाइट से सेंसिटिविटी, फोनोफोबिया, साउंड से सेंसिटिविटी, सो ये सभी एरियाज जो है ब्रेन में है ये एक्टिवेट हो जाते हैं, इसलिए सेंसिटिविटी होती है। ओस्मोफोबिया क्या होता है, स्मेल से सेंसिटिविटी, जैसे कि स्ट्रॉन्ग स्मेल से सेंसिटिविटी। देन आता है ब्लड, विजन और ओरा, ये उनको होता है जिनको ओरा होता है, तो विजुअल, सेंसरी, स्पीच डिस्टर्बेंस इसमें आती है। स्कैल्प और नेक टेंडरनेस ड्यू टू मसल टेंशन, तो क्या होता है क्योंकि माइग्रेन का अटैक आया है तो जो मसल्स हैं वो भी टेंस हो जाते हैं, तो नेक में स्टिफनेस होती है। देन आता है डिजीनेस और वर्टिगो, चक्कर आते हैं कईयों को, डिजीनेस होती है, इम्बैलेंस होती है, जैसे कि हमने एक टाइप में पढ़ा था। देन आता है एलोडाइनिया। एलोडाइनिया क्या होता है कि अगर थोड़ा सा भी लाइट टच कर दिया हेयर को, जैसे कि अगर कंघी कर रहे हैं तो उस केसेस में भी क्या हो जाता है, पेन हो जाता है, तो स्कैल्प में बहुत ज़्यादा स्कैल्प जो है सेंसिटिव हो जाती है। देन आता है फटीग, थकावट होना, उसके बाद हेडेक ओवर होने के बाद इरिटेबिलिटी होना, कॉन्सेंट्रेट ना कर पाना आफ्टर द अटैक। उसके बाद डायग्नोस्टिक टेस्ट, तो माइग्रेन जो है वो कंप्लीटली क्लिनिकल डायग्नोसिस है। क्लिनिकल डायग्नोसिस क्या होता है, क्लिनिकल डायग्नोसिस वो डायग्नोसिस होता है जिसमें पेशेंट की हिस्ट्री और साइन एंड सिम्टम्स देखकर डायग्नोस किया जाता है। तो माइग्रेन के पेशेंट जो है वो अपनी हिस्ट्री बताएगा
कि कैसे मैंने क्या खाया था, जो जो ट्रिगर्स हैं, मेरा लाइफस्टाइल कैसा है, और उसके अकॉर्डिंग वो सिम्टम्स बताएगा कि मुझे सिम्टम्स क्या हो रहे हैं, जो जो हमने सिम्टम्स पढ़े। तो उससे जो डॉक्टर है उसको एक क्लियर पिक्चर मिल जाती है। उसके अलावा जो है वो टेस्ट क्या हैं जो अदर कंडीशन को रूल आउट करने के लिए किए जाते हैं, जैसे सिटी स्कैन, MRI, ये किए जाएंगे कि ब्रेन में कोई और कंडीशन तो नहीं है, जैसे कि ट्यूमर तो नहीं है या फिर कहीं कोई क्लॉट तो नहीं है, तो ये सभी चीज़ें देखने के लिए। CBC, थायराइड टेस्ट, कंप्लीट ब्लड टेस्ट, कंप्लीट ब्लड काउंट, जो भी ब्लड टेस्ट है वो भी किए जाते हैं। थायराइड टेस्ट, अगर थायराइड भी अब नॉर्मल है तो भी माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है। देन आता है इलेक्ट्रोलाइट्स एंड ग्लूकोज का लेवल, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस होने के कारण या फिर ग्लूकोज अगर ब्लड शुगर कम है या बहुत ज़्यादा हाई है तो इन चीज़ों से भी क्या हो सकता है, माइग्रेन हो सकता है। देन ENT एग्जामिनेशन, अगर लग रहा है कि साइनस कंजेशन है, साइनसाइटिस है, उसके कारण माइग्रेन हो रहा है तो ENT एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं। देन आता है एलर्जी टेस्टिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फूड के कारण भी होता है, तो कई पर्सन्स को क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक फूड से एलर्जी होती है जिनसे उनको माइग्रेन ट्रिगर हो जाता है, तो एलर्जी टेस्टिंग भी करेंगे स्पेसिफिक फूड या फिर एलर्जेंस को देखने के लिए जिसके कारण माइग्रेन हो रहा है। अब मैनेजमेंट क्या है, तो इसकी दो मैनेजमेंट है, एक आता है प्रोफाइलेक्टिक मैनेजमेंट, प्रिवेंटिव मैनेजमेंट, मतलब माइग्रेन अटैक को प्रिवेंट करना आने से। दूसरा आता है एक्यूट मैनेजमेंट या फिर एबॉर्टिव मैनेजमेंट, मतलब जिस टाइम माइग्रेन अटैक आ रहा है उस टाइम क्या ट्रीटमेंट देंगे। सबसे पहले हम देखते हैं प्रिवेंटिव मैनेजमेंट कि माइग्रेन आने से पहले हम कौन कौन से ड्रग्स देते हैं। सबसे पहले आता है बीटा ब्लॉकर्स, तो बीटा ब्लॉकर्स ये क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे प्रोप्रेनोलोल, मेटोप्रोलोल, तो प्रोप्रेनोलोल बहुत कॉमन यूज होता है बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर क्या करता है, ये बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है ब्लड वेसल्स और हार्ट में। तो बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर से आप याद रखेंगे ये एड्रेनलिन के लिए एक्ट करता है। तो एड्रेनलिन क्या है, स्ट्रेस हार्मोन जो रिलीज होता है, एड्रेनलिन उसको कहते हैं, फाइट और फ्लाइट के लिए हेल्पफुल होता है। तो एड्रेनलिन जो है वो इस एड्रेनर्जिक रिसेप्टर पर जाकर एक्ट करता है, तब जाकर हम स्ट्रेस के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये बीटा ब्लॉकर क्या करता है, इसी एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है जिससे एड्रेनलिन वहां जाकर एक्ट ना कर पाए, तो इन रिसेप्टर्स को ये ब्लॉक कर देता है। अब इससे क्या होता है कि स्ट्रेस के लिए जैसे ब्रेन पहले एक्ट कर रहा था, माइग्रेन वाला ब्रेन वो उस तरह से एक्ट नहीं करता और काम रहता है। तो प्रोप्रेनोलोल क्या है, जो स्ट्रेस रिलेटेड माइग्रेन होते हैं, जो भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, जो ट्रिगर्स हैं जिसके कारण माइग्रेन ट्रिगर होता है, तो वही ब्लॉक कर देता है ताकि एड्रेनलिन वहां जाकर एक्ट ही ना कर पाए। तो स्ट्रेस रिलेटेड सिचुएशन से या फिर जो ट्रिगर्स हैं उनसे माइग्रेन ट्रिगर नहीं हो पाता। तो ये इसका मेन फंक्शन है। तो ये क्या करता है, एड्रेनलिन का जो इफेक्ट है उसको रिड्यूस करता है, स्ट्रेस को रिड्यूस करता है और ब्लड वेसल्स के टोन को भी स्टेबल रखता है ताकि ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा ओवर डायलेट ना हो जाए जैसे कि माइग्रेन में हो रहा है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट को, क्योंकि अगर बीटा ब्लॉकर्स दे रहे हैं तो ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकता है और ब्रेडिकार्डिया भी हो सकता है। अब एस्मा वाले पेशेंट में ये अवॉइड करते हैं क्योंकि ये क्या करता है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, तो एस्मा वाले पेशेंट्स को नहीं देना ताकि ब्रोंक्यूल्स जो है उनके कॉन्स्ट्रिक्ट ना हो। देन आता है एंटी कन्वर्जेंट्स। एंटी कन्वर्जेंट्स क्या करते हैं, जैसे कि टोपिरामेट, वेलप्रोइड, ये ब्रेन जो ओवर एक्टिव है उसको, जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज जो ओवर स्टिमुलेट हो रही है उसको काम करते हैं एंटी कन्वर्जेंट्स, जिससे क्या होता है कि ब्रेन काम रहता है। तो ये इससे क्या होता है कि माइग्रेन भी ट्रिगर नहीं होता, इसलिए माइग्रेन पेशेंट को देते हैं, लेकिन ये प्रेगनेंसी में नहीं देते और इसके साथ साथ लीवर फंक्शन मॉनिटर करना होता है। देन आता है एंटी डिप्रेसेंट। एंटी डिप्रेसेंट जैसे कि एमिट्रिप्टिलिन, नॉरट्रिप्टिलिन, ये क्या करते हैं, एंटी डिप्रेसेंट क्या करते हैं, ये सीरोटोनिन के रीअपटेक को ब्लॉक करते हैं। सीरोटोनिन का रीअपटेक को ब्लॉक करने का क्या मतलब है कि जैसे जो नर्व सेल्स हैं, जो न्यूरॉन्स हैं, जब वो सीरोटोनिन को रिलीज कर देते हैं और जब उनका फंक्शन खत्म हो जाता है वो दोबारा से रीअब्जॉर्ब हो जाता है न्यूरॉन्स में, उसको ये बंद करता है। उसको ब्लॉक करने से क्या होता है कि जो सीरोटोनिन है वो हमेशा ब्रेन में जो है अवेलेबल रहता है यूज के लिए। तो सीरोटोनिन का जो लेवल है वो ड्रॉप ना हो इसलिए एंटी डिप्रेसेंट दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, मूड भी अच्छा रहता है, इमोशनली स्टेबल रहता है पर्सन। अब ये बेड टाइम पर देना होता है क्योंकि इससे ड्राउजीनेस होती है, नींद आती है। उसके बाद आता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जैसे कि वेरापामिन। ये क्या करता है, स्पाज्म और ओवर डायलेशन जो सेरिब्रल आर्टरीज है उसकी टोन को मेंटेन करके रखता है कि वो बहुत ज़्यादा डायलेट ना हो जाए। इसमें भी हम ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो ना चला जाए उसको मॉनिटर करेंगे, कॉन्स्टिपेशन भी इससे हो सकती है। अब आता है CGRP इनहिबिटर्स, कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड, पढ़ा था पीछे
जो कि ट्राइजेमिनल नर्व ये केमिकल्स को रिलीज कर रही थी, जिसके कारण इन्फ्लामेशन और वेजोडाइलेशन हो रहा था, तो उसको इनहिबिट करने के लिए CGRP इनहिबिटर्स दिए जाते हैं, एरेन्यूमैब, फ्रेमेनिजुमैब एंड गैलेकेनिजुमैब। सो ये सभी CGRP इनहिबिटर्स हैं। देन उसके बाद आता है बोटॉक्स इंजेक्शन। सम पेशेंट्स को बोटॉक्स इंजेक्शन भी देते हैं। बोटॉक्स क्या करता है, एसिटाइल कोलिन का जो रिलीज है नर्व एंडिंग्स पर वो बंद करता है, जिससे जो क्या है पेन की जो परसेप्शन है, ओवर जो एक्साइटेशन हो रही है उससे वो ब्लॉक हो जाता है। तो ये क्या करता है, नंब कर देता है ओवर एक्टिव पेन नर्व्स को, एंड जो मसल्स है वो रिलैक्स हो जाते हैं। ये क्रॉनिक माइग्रेन के जो पेशेंट्स हैं उनमें ये दिया जाता है। देन आता है हार्मोनल थेरेपी। अगर किन्हीं पेशेंट्स को हार्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से माइग्रेन हो रहा है तो हार्मोनल थेरेपी दी जाती है। उसके बाद आता है एक्यूट, अबॉर्टिव या फिर ड्यूरिंग अटैक क्या हम मेडिकल मैनेजमेंट देते हैं। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आता है ट्रिप्टेंस। तो ट्रिप्टेंस माइग्रेन में दिया जाता है। ट्रिप्टेंस ये क्या करते हैं, सीरोटोनिन 5-HT रिसेप्टर एगोनिस्ट होते हैं। एगोनिस्ट होता है जो उस चीज़ के लिए काम करता है, जैसे कि यहाँ पर सीरोटोनिन रिसेप्टर एगोनिस्ट है तो मतलब वो उसके लिए काम कर रहा है। एंटागोनिस्ट होता है अगर उसके अगेंस्ट काम कर रहा है। तो ये क्या करता है, इसमें एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि सोमाट्रिप्टेन, रिजाट्रिप्टेन। अब ये क्या करते हैं, इनका एक्शन क्या है, ट्रिप्टेन क्या करते हैं, स्टिमुलेट सीरोटोनिन रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करते हैं, जो ब्लड वेसल्स है ब्रेन की और जो नर्व एंडिंग्स है वहां पर सीरोटोनिन जो रिसेप्टर है, रिसेप्टर जो कि सीरोटोनिन को रिसीव करेगा और फिर जाकर सीरोटोनिन का एक्शन होगा, तो उसको ये एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि सीरोटोनिन वहां पर जाकर अच्छे से एक्ट कर पाता है, जिससे क्या होता है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, वेसल्स के डायलेट होने से, ब्लड वेसल के डायलेट होने से माइग्रेन हो रहा है, तो ये वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, डायलेट नहीं होने देता। इट ऑल्सो इनहिबिट्स रिलीज ऑफ CGRP एंड सब्सटेंस P। हमने जो भी न्यूरोपेप्टाइड्स पढ़े थे जिनकी वजह से इन्फ्लामेशन और वेजोडाइलेशन हो रहा था, उनको भी ये इनहिबिट करता है। टेक एट ऑनसेट। टेक एट ऑनसेट का मतलब है कि जितना जल्दी लिए जाए ये मेडिसिन, जैसे माइग्रेन का अटैक शुरू हो गया तो जितनी जल्दी ट्रिप्टेंस लिए जाए उतनी जल्दी इसकी इफेक्टिवनेस इंक्रीज रहती है। तो जितना ज़्यादा ये बढ़ता जाएगा माइग्रेन, सपोज आपको सुबह शुरू हुआ था और अगर आप शाम को ले रहे हो तो चांसेस हैं कि इतना ज़्यादा इफेक्टिवनेस इसकी ना रहे, इतनी जल्दी ये एक्ट ना कर पाए, प्रॉपर रिलीफ ना मिल पाए। इसलिए जितना जल्दी लिया जा सके उतना ज़्यादा अच्छा होता है। देन आता है मॉनिटर BP। इसके साथ साथ आपको ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना है, जैसे कि जो बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन रहता है, जिनको ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहता है, क्योंकि ये वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है तो उन पेशेंट को ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। साथ में जो कॉर्नरी आर्टरी डिसीज वाले पेशेंट है उनको ये नहीं दिया जाता। देन आता है एर्गोट एल्कलॉइड्स। एर्गोट एल्कलॉइड्स भी क्या है, सेरोटोनिन रिसेप्टर एगोनिस्ट है, इसी तरह से जैसे कि एर्गोटामीन एंड टार्ट्रेट। लेकिन ट्रिप्टेंस और एर्गोट एल्कलॉइड्स हम इकट्ठे नहीं देते, या तो ये देते हैं या ये देते हैं, दोनों वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करते हैं तो बहुत ज़्यादा स्पाज्म ना हो जाए उसके लिए। इसका एक्शन भी क्या है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करना, सेम ब्रेन की ब्लड वेसल्स और नर्व्स में। ट्रिप्टेंस के साथ इसको अवॉइड करते हैं, एक देंगे दोनों में से, और प्रेगनेंसी में यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ही बढ़ा सकता है, इसलिए प्रेगनेंसी में ये नहीं देते। एनसेड्स, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, ये क्या करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन को नहीं रिलीज होने देते, उनको ब्लॉक करते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन भी क्या करता है, इन्फ्लामेशन करता है, पेन देता है, तो उसको ब्लॉक करते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या, जैसे आइबुप्रोफेन हो गया, नेप्रोक्सेन हो गया, ये फूड के साथ लेना होता है क्योंकि गैस्ट्रिक इरिटेशन करता है, अल्सर कर सकता है स्टमक में, तो ये तभी लो जब अटैक शुरू ही होता है। अगर ये आप लेट लेते हो, जैसे कि जब माइग्रेन बहुत ज़्यादा वर्स हो गया है, तो ये काम नहीं करते। तो जितना जल्दी लिए जाएं उतनी जल्दी ठीक रहता है, अदरवाइज ये वर्क नहीं करते। अदरवाइज क्या है, ट्रिप्टेंस या फिर एर्गोट एल्कलॉइड्स देने पड़ते हैं। देन आता है एंटीमेटिक्स। एंटीमेटिक्स क्योंकि वॉमिटिंग की सेंसेशन हो रही है, नोजिया की सेंसेशन हो रही है, तो उससे क्या होता है कि जो मेडिसिन, ये वाली जो मेडिसिन है, अगर वो लेते हैं और फिर वॉमिटिंग होती है तो उनका जो इफेक्ट है इतना अच्छा नहीं रहता है, एब्जॉर्प्शन इतनी अच्छी नहीं रहती, इसलिए मेटोक्लोप्रामाइड इसका एग्जाम्पल है। तो ये क्या करता है, डोपामिन रिसेप्टर को ब्लॉक करता है ब्रेन स्टेम में, जिससे ये जो सेंसेशन है वो नहीं आती, नोजिया को कंट्रोल करता है, और जो ये मेडिसिन है इसकी एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। अब उसके बाद लाइफस्टाइल क्या क्या चेंज करना होता है, इनको रेगुलर स्लीप पैटर्न रखना होता है, हाइड्रेट रहना होता है, 2 to 3 लीटर वाटर पीना होता है पर डे टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, बैलेंस मील अवॉइड स्किपिंग, वही खाना इनको छोड़ना नहीं होता, और बैलेंस मील होनी चाहिए जिसमें प्रोटीन भी होना चाहिए, कार्ब्स भी होना चाहिए, फाइबर भी होना चाहिए। लिमिट कैफीन एंड अल्कोहल, अल्कोहल बहुत ज़्यादा या फिर कैफीन बहुत ज़्यादा नहीं पीनी इन पेशेंट को। स्ट्रेस मैनेजमेंट को प्रैक्टिस करना है, जैसे कि योगा, मेडिटेशन, ब्रीदिंग हो गया, एक्सरसाइज हो गया, स्विमिंग कर सकते हैं, लाइट एक्सरसाइज
जो है वो कर सकते हैं, ज़्यादा हैवी इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइज इनको नहीं करनी होती। अवॉइड नॉन फूड ट्रिगर्स, जो फूड ट्रिगर्स इनको पता है कि इससे माइग्रेन ट्रिगर होता है तो वो भी अवॉइड करने हैं। फूड डायरी इन पेशेंट को रखनी होती है, जिससे अटैक से पहले उन्होंने क्या खाया था वो उसमें नोट कर सकते हैं। देन आता है नर्सिंग केयर क्या होती है, डार्क और क्वाइट रूम देना होता है ऐसे पेशेंट को माइग्रेन के अटैक के ड्यूरिंग, क्योंकि सेंसरी स्टिमुलेशन को रिड्यूस करना होता है। रेस्ट एंड रिलैक्सेशन देना होता है ड्यूरिंग अटैक ताकि मसल टेंशन डिक्रीज हो। अप्लाई कोल्ड कंप्रेस टू हेड, तो ड्यूरिंग अटैक जो है हेड पर कोल्ड कंप्रेसेस लगाने होते हैं, वार्म नहीं लगाने होते। कोल्ड से क्या होता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है जिससे पेन रिड्यूस होता है। मॉनिटर वाइटल साइंस को भी मॉनिटर करना होता है कि जैसे कि ट्रिप्टेंस दे रहे हैं या अदर मेडिकेशन दे रहे हैं उसका कोई हार्ट पर कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा। एजुकेट ऑन मेडिकेशन टाइमिंग, मेडिकेशन जो टाइमिंग है जितना जल्दी दे सके, तो अर्ली एडमिनिस्ट्रेशन से क्या होता है, इफेक्टिवनेस इंक्रीज हो जाती है। अगर माइग्रेन बहुत ज़्यादा सीवियर हो गया है तब आप मेडिकेशन दे रहे हो तो कुछ फ़र्क तो पड़ेगा, लेकिन कंप्लीट रिलीफ समटाइम्स नहीं मिलता। देन आता है टीच टू मेंटेन हेडेक डायरी इनको रखनी पड़ती है, जिसमें वो ट्रिगर नोट करते हैं, पैटर्न नोट करते हैं कि कब होता है, कैसे होता है, कितने टाइम तक रहता है, तो ये सभी चीज़ें। अब गट ब्रेन एक्सिस, तो एक ये प्रूवन चीज़ है, अब इस पर रिसर्च हो रही है कि हमारा जो ब्रेन है वो हमारे गट से रिलेटेड है, हमको पता है, जिसको हम गट ब्रेन एक्सिस बोलते हैं। वेगस नर्व के थ्रू कनेक्टेड है ये, जो माइक्रोब्स होते हैं इंटेस्टाइन में उसके थ्रू, एंड जो हॉर्मोन्स होते हैं, तो ये सभी चीज़ों के थ्रू हमारा जो ब्रेन और गट है, मतलब इंटेस्टाइन जो है और ब्रेन है, ये कनेक्टेड है। अब हाउ गट डिसफंक्शन माइट कंट्रीब्यूट टू माइग्रेन, अब जो गट में अगर प्रॉब्लम हो गई है तो माइग्रेन कंट्रीब्यूट होता है। अगर आपका माइग्रेन या फिर ब्रेन में प्रॉब्लम है तो गट प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो ऐसा दोनों वाइस वर्सा हो सकता है। फर्स्ट आता है न्यूरोट्रांसमीटर पाथवे, तो ये जो सेरोटोनिन का जो हम रोल पढ़ रहे हैं कि सेरोटोनिन के लेवल ड्रॉप होने से माइग्रेन होता है, ये जो सेरोटोनिन है ये 90% कहाँ बनता है, गट में ही बनता है। हमारे इंटेस्टाइन में कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जो कि सेरोटोनिन को बनाते हैं। अब ये जो सेरोटोनिन है ये मेजर रोल प्ले करता है माइग्रेन में, हमने पढ़ लिया। अब अगर गट में डिसबैलेंस होता है तो ये सेरोटोनिन का लेवल भी डिस्टर्ब होता है। अब गट नर्व सिग्नलिंग में इम्पैक्ट माइग्रेन ससेप्टिबिलिटी, तो अगर गट में चेंजेस आते हैं तो सेरोटोनिन इम्पैक्ट होता है, जिससे जो नर्व सिग्नलिंग है वो डिस्टर्ब होती है और माइग्रेन होता है। इम्यून इन्फ्लामेशन पाथवे, अब हमारे गट में माइक्रोब्स होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे गट को प्रॉपर बैलेंस के लिए, तो ये इम्बैलेंस होते हैं, या फिर अगर कोई भी जीआई डिसऑर्डर है जैसे कि आईबीएस है, सीलियक डिसीज़ है या और प्रॉब्लम है, उससे क्या होता है प्रो इन्फ्लामेटरी चीज़ें जो साइटोकाइंस हैं, मतलब इन्फ्लामेटरी मार्कर्स इंक्रीज होते हैं जिससे इन्फ्लामेशन बढ़ती है। इससे क्या होता है ऑल्टर सेरोटोनिन लेवल, इससे सेरोटोनिन का लेवल बिगड़ता है। अगेन अगर गट में प्रॉब्लम है तो सेरोटोनिन का लेवल बिगड़ेगा। दीज में सेंसिटाइज पेन पाथवे इन द ब्रेन हेड, अगेन जो हेड में या ब्रेन में पेन होगा। देन आता है माइक्रोबायोम टू ब्रेन सिग्नलिंग, Altered gut microbes produce metabolites, short chain fatty acids etc. और affect vagus nerve signaling। अगर गट का जो माइक्रोब्स हैं वो अल्टर होते हैं तो वेगस नर्व की जो सिग्नलिंग है, क्योंकि हमारा जो गट है वो ब्रेन के साथ वेगस नर्व से ही कनेक्टेड है, तो ये डिस्टर्ब होता है, विच में इन्फ्लुएंस ब्रेन एक्साइटेबिलिटी एंड पेन पाथवे, जिससे ब्रेन क्या होता है ओवर एक्साइट हो जाता है और पेन पाथवे ट्रिगर हो जाता है। कोमॉर्बिडिटी, कोई भी जीआई कंडीशन है एंड माइग्रेन है, अगर किसी को आईबीएस है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, सीलियक डिसीज है, एसआईबीओ, तो अगर बैक्टीरिया की ओवरग्रोथ हो रखी है इंटेस्टाइन में, एसआईबीओ, तो ये सभी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हैं, या फिर और भी कोई अगर जीआई इशू है तो इससे क्या होता है माइग्रेन का रिस्क इंक्रीज हो जाता है, या फिर अगर किसी को माइग्रेन है तो ये और ज़्यादा वर्स कर देता है माइग्रेन को। सो ये भी आपको ज़रूर ध्यान से देखना है कि गट ब्रेन एक्सिस भी है, तो मतलब अगर कोई पेशेंट को गट में कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी पहले ठीक करना ज़रूरी है, जिससे माइग्रेन जो है उसकी सीवियरिटी कम होती है। सो आई होप आपको माइग्रेन क्लियर हुआ। इफ़ यू अंडरस्टूड दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।